हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वेरी बेसिक चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, द बेस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस ही नहीं, उसके अलावा हर एक चैप्टर में आपके पास बॉन्डिंग का कोई ना कोई यूज होता ही होता है, इसलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग ठीक से आना बहुत ज़रूरी है। केमिकल बॉन्डिंग आने के लिए आपको कुछ टर्म्स आने चाहिए विच आर यूज्ड और बीइंग टॉट इन पीरियडिक टेबल। तो हम लोग उन इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद केमिकल बॉन्डिंग। सो वी आर गोइंग टू यूज सम बेसिक टर्म्स, जिनमें आपके पास सबसे पहला टर्म आता है आयनाइजेशन एनर्जी। या फिर आप इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। देखो, हम लोगों ने पीरियडिक टेबल में इतना तो पढ़ा ही है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा बहुत यूज करते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सब बेसिक चीज़ें अच्छी तरह से पता होंगी, क्योंकि आप लोग पीरियडिक टेबल आपके पास आराम से आपने पढ़ा हुआ होता है, और ये सब चीज़ों की साउंड नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो साइज में वेरिएशन किस तरह से आ रहा होता है। तो आई एम बीइंग कंसीडरिंग, बट स्टिल जहां भी जरूरत होगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। सो स्टार्टिंग ऑफ विद आयनाइजेशन एनर्जी। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड मीन्स एक एटम जो किसी भी तरह के बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर रहा है, वो अकेला एक एटम है, उसके ऊपर किसी दूसरे एटम का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट एटम शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। उस गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स इफ यू आर गिवन विद एन एटम ए, दैट एटम शुड बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। इस गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको इसे कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। यू हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस एटम। तो यहाँ पे जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। दैट मीन्स ए गैस गिव्स ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रोसेस में आपको इस एटम को कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखना आप लोग, आपके पास एटम हमेशा कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैं लिखता हूं सोडियम सॉलिड गिव्स Na प्लस सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का इक्वेशन नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी होने के लिए एटम हमेशा कौन से स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए? गैसियस स्टेट में। दैट मीन्स द फॉर्म विल बी Na गैस विल गिव Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस में आपको जिस एनर्जी देनी पड़ी होगी उसे हम क्या कहते हैं? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। एटम आपका हमेशा कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में, नॉट एन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो पहली चीज आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। सिंस यहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करवानी होती है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। एक एलिमेंट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी क्या देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी गिवन टू एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज्ड इज ऑलवेज नेगेटिव। सो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। देन हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर आता है आपके पास साइज। सी, मैं आपके सामने दो एटम्स ड्रॉ कर रहा हूं, 1
यहां पर दोनों में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप मुझे बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, किस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है इस एटम से। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम। डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। दैट मीन्स जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, अगर छोटा एटम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बड़ा एटम है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे आपके पास साइज इंक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, जैसे साइज डिक्रीज होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, सिंस साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम in a group, ionization energy will decrease as size increases. जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होगी। तो ये था आपका फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Ionization energy is directly proportional to effective nuclear charge, जिसे हम Z इफेक्टिव बोलते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। That means as nuclear charge increases, the attraction force between the nucleus and the electron will increase. That will result in increased ionization energy. So whenever effective nuclear charge increases, ionization energy will also increase. On moving from left to right, effective nuclear charge increases. That is why on moving from left to right, ionization energy will also increase. Then the third factor is electronic configuration. So you always keep in mind half filled and fulfilled configurations are exceptionally stable. And more energy will be required to remove electron from them. अगर किसी एटम में हाफ फिल्ड या फिर फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर कंसिडर्ड मोस्ट स्टेबल. फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन is more stable than half filled and then is partially filled. So if an atom has fulfilled electronic configuration, it will have exceptionally high ionization energy, then half filled and then fulfilled. That is why noble gases have fulfilled configuration, NS2, NP6. Both S and P orbitals are completely filled. That is why the ionization energy of noble gases are highest, because this is the most stable configuration, and to remove an electron from this configuration you have to provide high amount of energy. That is why the ionization energy of noble gases is highest. One more example for this reason is nitrogen and oxygen. If we see the order of size,
size of oxygen is less than nitrogen. So according to size, the ionization energy of oxygen should be greater than nitrogen, because ionization energy is inversely proportional to size. As size decreases, ionization energy should increase. So ionization energy of oxygen should be greater than nitrogen, but it is not. Why so? It is due to the configuration. What is the configuration of nitrogen? It is 2s2 2p3. And what is the configuration of oxygen? It is 2s2 2p4. So if we see the configuration of nitrogen, nitrogen has half-filled configuration. In both the atoms, electrons are present in 2p orbital, and p orbital can accommodate a maximum of 6 electrons. In case of nitrogen, there are 3 electrons in it. In case of oxygen, there are 4 electrons in it. Since nitrogen has half-filled configuration, and half-filled configurations are more stable than partially filled configuration, that is why ionization energy of nitrogen is greater than ionization energy of oxygen. So the expected order is reversed. Actually होना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन की ionization energy नाइट्रोजन से क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा. But due to more stable configuration of nitrogen, ionization energy of nitrogen is greater than oxygen. So this is how ionization energy depends on electronic configuration. If an atom has half-filled or full-filled electronic configuration, it will have extra stable configuration, or will have greater ionization energy. Then next factor is your screening effect or shielding effect. It's shielding or screening effect. See, ionization energy is inversely proportional to screening effect. What is screening effect? If there is an atom, उसके अंदर क्या होगा? पास एक न्यूक्लियस, it will contain electrons. इसे हम बोलते हैं inner shell. There will be some electrons in the inner shell, and there will be an electron in the outer shell. So these inner electrons will exert repulsion on this outer electron, and this nucleus will exert attraction on this outer electron. So due to repulsion exerted by these electrons, the nucleus cannot exert the full attraction force on this electron. ये सारे electrons nucleus से इस electron को क्या करेंगे? Shield करेंगे. They will not allow the nucleus to attract this electron. तो अगर electrons की shielding अच्छी है, तो nucleus का इसके ऊपर attraction force क्या होगा? कम होगा. nucleus का attraction force कम होगा, तो इस electron को निकालना उतना ही क्या हो जाएगा? आसान. लेकिन अगर shielding poor है, शील्डिंग पुअर होगी, तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा. अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? उतना ही मुश्किल. सो इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज बेटर, इफ स्क्रीनिंग इज परफेक्ट, देन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लो. इफ स्क्रीनिंग इज वीक, देन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर. सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. और इफ यू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग, सबसे अच्छी स्क्रीनिंग कौन करता है? S, then P, then D, then F. तो अगर आपके पास इनर शेल S शेल है, तो इट विल बी डूइंग परफेक्ट शील्डिंग, और उसके केस में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? कम. तो आयनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग इफेक्ट का सिंपल सा रिलेशन होता है, मोर इज द स्क्रीनिंग, लेसर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी. The next factor is penetration power. Of orbitals. S, P, D, that is more energy
is required to remove electron from s orbital. पेनिट्रेशन पावर मीन्स किस इलेक्ट्रॉन के अंदर आप पेनिट्रेट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो. फॉर s you need the maximum energy and for f you need the minimum energy. That means for same shell, if an electron is present in s and p, for example in 2s and 2p, then electron can be easily removed from 2p but it cannot be removed from 2s. ठीक है, तो ये याद रखना है आपने. पेनिट्रेशन पावर अगर एक ही शेल है 3s 3p 3d, तो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन कैन फ्रॉम 3d कैन बी इजीली रिमूव्ड एज कंपेयर टू 3s एंड 3p. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आपको. इसीलिए जो हीलियम होता है, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हीलियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2. 1s शेल इज मोस्ट क्लोजर टू न्यूक्लियस. सेकेंड, हीलियम हैज स्मॉल साइज, उसकी वजह से आपको हीलियम से जो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए हीलियम हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी. सो दीज वर सम फैक्टर्स ऑन विच द आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स. पहला साइज, न्यूक्लियर चार्ज. थर्ड है आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी थर्ड वाज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. फोर्थ शील्डिंग इफेक्ट एंड फिफ्थ वन इज योर पेनिट्रेशन पावर ऑफ